थोड़ा सा शायद इसमें वंस अगेन जैसे मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल थोड़ा सा रट्टा वाला ही है, तो इसमें भी थोड़ा सा रट्टे का एलिमेंट आता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो इट्स अ नीट कॉन्सेप्ट, इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी जो खूबसूरती है वो शायद केमिस्ट्री में आपको ना दिखे इस टॉपिक की, लेकिन इसकी पूरी खूबसूरती फिजिक्स स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली या जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं खुद भी, तो वो क्वांटम फिजिक्स में इसकी खूबसूरती एज अ होल भी देख पाएंगे इन क्वांटम फिजिक्स, जब वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेंगे इन फिजिक्स, ठीक है। बहरहाल हमें सिर्फ केमिस्ट्री के हवाले से कोर्स कवर करना है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। और जो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे ऑफ दी origin of color in complex, यानी why are the transition complexes colored, ठीक है। क्यों वो ब्लू क्यों होते हैं, ग्रीन क्यों होते हैं, पिंक क्यों होते हैं, ठीक है, रेड क्यों है, ऐसे क्यों, ऐसे अजीब अजीब कलर क्यों होते हैं, कि मतलब इतने रंग बिरंगे कलर्स क्यों होते हैं इनके, राइट, व्हाई इज दैट, इतने सारे कलरफुल कंपाउंड कैसे आ रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कि भाई इसमें इतनी कलरफुलनेस कहां से आती है, ठीक है। अच्छा, सो ये सारी एक्सप्लेनेशन आती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थोड़ा सा एक हवाला दे देता हूं, ठीक है, दिस इज मोर, इट इज मोर इन डिटेल इन द A2 फिजिक्स वाला कोर्स। लेकिन बेसिकली एक चीज का जो कलर, जो आपको कलर नजर आता है ना, वो इसलिए नजर आता है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल नील बौहर साहब ने बड़ी जो है वो बड़ी जिद्दोजहद करके उन्होंने अपना बौहर मॉडल ऑफ द एटम बनाया था, ठीक है। तो बौहर मॉडल ऑफ द एटम हमको पता है कि बौहर कहता है कि भाई बीच में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, एक्स प्रोटॉन्स एंड वाई न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बीच में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाकायदा क्या कर रहे होते हैं, वो इधर इन शेल्स में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। मजीद इसके ऊपर आप लोगों ने क्या किया, आपने इसके ऊपर क्वांटम मॉडल, ऑब्वियसली आप एएस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि भाई नील बौहर की बात सही थी, शेल्स होते हैं, लेकिन उन शेल्स में भी सब शेल्स हैं और उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि जो हमने देखा, हमने जब एक टॉपिक शुरू किया तो हमने ये पीडी और एसपीडी और ये सारे ऑर्बिटल्स डिस्कस किए थे, हमने नेमिंग सब डिस्कस करी थी। तो क्वांटम मॉडल उस नील बौहर भैया के मॉडल से एक हाथ और आगे जाता है, वो कहता है शेल्स तो है, सही बात थी नील बौहर भैया की, लेकिन शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, वहां पे है हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक शेल है और उसमें वहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नहीं, शेल्स के अंदर सब शेल्स है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और में फिर स्पिन पेयर रिपल्जन और सो फॉर्थ, वो सारी डिस्कशन आप लोग करके और समझ के आ चुके हो फ्रॉम एएस केमिस्ट्री, ठीक है। बट ये थोड़ी सी समझ लो, नील बौहर भैया ने जो अपना मॉडल ऑफ द एटम दिया था, ठीक है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है नील बौहर भैया ने कलर्स के साथ जो निकाला, ठीक है। तो उन्होंने, उनकी एक्सपेरिमेंट जो भी थी, खैर वो भी आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन नील बौहर भैया ने ये डिस्कवर किया कि बेसिकली ये होता है कि जब एक लाइट का फोटोन आता है ना, लाइट बाय द वे, ये लाइट जो है इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फिनोमिना, ठीक है। अभी इस चीज को समझने के लिए, तो बेसिकली लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब लाइट अपने आप पे कुछ नहीं है, छोटे छोटे फोटॉन्स जो है वो उसकी एनर्जी लेके एट द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दीज फोटॉन्स कम इन, ठीक है, जब वो एक एटम के अंदर आते हैं तो एक चांस होता है कि वो आके एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर दे, राइट, दो दे कैन कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, और अपना सारा का सारा मोमेंटम, अपनी सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दे। इतनी एनर्जी हो सकता है इस फोटोन के पास हो सकता है इसके पास हो इतनी एनर्जी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे कि वो इस शेल से उठ के कहीं और किसी और जगह में चला जाए। इट कैन जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर, इट कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, ठीक है। अब शेल जरूरी नहीं है, हो सकता है सब शेल से दूसरे सब शेल में चल जाए, ठीक है, या हो सकता है कि किसी छोटे ऑर्बिटल से किसी बड़े ऑर्बिटल में लाए, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ शेल में ही आपकी इतनी बड़ी जंप आए। लेकिन whenever a photon comes, if it has just the right amount of energy, what do I mean by just the right amount of energy, इस बात का मतलब ये है कि इस फोटोन में अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इतनी एनर्जी हो जो रिक्वायर्ड थी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके आने के लिए, मतलब वॉट एवर द गैप इज बिटवीन दीज टू शेल्स, अगर इतनी एनर्जी लेके आ रहा है ये फोटोन और ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है उस फोटोन को, तो फिर ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन उठ के किसी बड़े शेल, किसी बड़ी एनर्जी लेवल पे चला जाए, ठीक है, मतलब उसने बाकायदा तौर पे वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हो सकता है मे बी दिस फोटोन वाज रेड, हो सकता है ना कि भाई ये फोटोन जो था वो रेड था, रेड कलर का फोटोन था, ठीक है, रेड लाइट के करिस्पॉन्डिंग का फोटोन था। अब क्या हुआ, बेसिकली जब भी इस सैंपल पे लाइट पड़ रही है तो उसमें से ये रेड फोटोन खा जाता है, इट ईट्स अप दोज रेड फोटॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो रेड फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर शेल्स पे चले जाते हैं, ठीक है।
एंड फिर बाकी कलर्स कौन से आगे निकलेंगे? ऑब्वियसली आपको पता है एक व्हाइट लाइट में आपके पास ब्लू होता है, ठीक है जी। कोशिश करनी चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको रेड नहीं बोलते, इसको ग्रीन बोलते हैं। मैं ग्रीन से बना लिया तो दैट विल लुक बेटर। सो ग्रीन कलर का जो इलेक्ट्रॉन फोटोन था उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसने जंप अप कर दिया, ठीक है जी। बाकी जो है आपके पास यू हैव अ ब्लू फोटोन जो आ रहा था। अब सबको पता है कि विजिबल लाइट में जो है वो रोइक वेव होता है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन इंडिगो वायलेट, ठीक है। सो ये सारे फोटॉन्स आते हैं। क्या हुआ, सिर्फ ग्रीन वाले के पास इतनी एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे चला गया। बाकी जो रेड और ब्लू है वो इसको इतनी एनर्जी नहीं लेके आ रहे हैं कि इसको यहां से यहां लेके आ सके, ठीक है। या तो हो सकता है बहुत ज्यादा एनर्जी ला रहे हैं, या तो हो सकता है बहुत कम एनर्जी ला रहे हैं। इन बोथ ऑफ दीज केसेस वो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो ये एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक क्वांटम जंप कर सके, स्पेसिफिक एक एनर्जी का जंप कर सके फ्रॉम द लोअर शेल टू द हायर शेल, ठीक है। तो आपको क्या नजर आएगा? आपको ये नजर आएगा कि रेड लाइट और ब्लू लाइट वो सैंपल में से एज इट इज पास थ्रू कर गई। और अगर आपकी आंख यहां पे रखी हुई होती, दिस इज योर आई, ठीक है, तो आपको कौन सा कलर दिखता? आपको एक्चुअली समवॉट पर्पल कलर जो है वो इस सैंपल का दिख रहा होता। क्यों? बिकॉज इसने ग्रीन वाले फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए, तो बाकी रह जाने वाले जो कलर्स थे वो क्या हुए? वो सीधे सीधे आ गए या रिफ्लेक्ट करके उस सैंपल में से आ गए, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए और आपकी आंखों ने वो कैप्चर कर लिया। तो इसीलिए आपको क्या होता है, वो कलर इसका जो है वो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है नी? अब जो इसने ये इलेक्ट्रॉन ने जो ये ग्रीन वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खा के बैठ गया फिर कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं। ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये डी एक्साइट होगा। अभी एक्साइट हो गया तो ऊपर चला गया, तो थोड़ी देर बाद ये डी एक्साइट होगा, मतलब ये वापस अपनी एनर्जी शेल में आएगा, ठीक है। जहां से उठ के गया था वापस वहां पे आएगा, इट विल कम बैक टू इट्स प्लेस, और उस दौरान ये दोबारा से वो ग्रीन वाला फोटोन रिलीज कर देगा। बट द प्रॉब्लम इज, अब वो ये ग्रीन वाला फोटोन आपकी आंख की डायरेक्शन में भेजेगा। उसको जहां दिल भटकाएगा वो ग्रीन वाला फोटोन भेज देगा, इन एट एनी एंगल, जहां पे भी जगह में उसने बस फोटोन एमिट कर देना है। उसका कोई विद रिगार्ड्स टू द डायरेक्शन उसका कोई लिंक नहीं है। तो उसने वो ग्रीन वाला फोटोन बाहर निकाल के फेंक दिया जहां से भी उसको जगह मिली, ठीक है। तो वो आपकी आई को रीच नहीं कर रहा, देयरफॉर यू ओनली सी व्हाट, यू सी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। यू सी जो भी कलर एब्जॉर्ब हुआ है उसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा, ठीक है। यानी मतलब उसका ऑपोजिट कलर नजर आएगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट वाली सारी चीजें पास थ्रू करके रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख तक पहुंच गई। वो चीज एब्जॉर्ब हो गई, फिर री एमिट हुई, तो री एमिट किसी और डायरेक्शन में हो गई, आपकी आंख की डायरेक्शन में री एमिट नहीं हुई, ठीक है। कितने कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, कितने कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। बहुत ज्यादा इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा इसमें हम जो चीजें हमें सीखनी है समझनी है चीजों में से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हम सब चीजों को दोबारा से गो ओवर करेंगे। बट दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू आर परसीविंग कलर्स। आपको कलर्स कैसे नजर आते हैं किसी चीज में, ठीक है। तो नील बौर भैया ने बड़ी मेहनत करी थी इसके लिए, और नील बौर भैया इज द फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फादर उनको तो खैर नहीं कहते हैं, वो आइंस्टाइन भैया ने फादर कहते हैं उनको, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो करा था। अल्मा, यस, लाइट वाली बात मैं रिपीट कर देता हूँ, अल्मा कुछ भी नहीं है। वापस डाउन जंप होके मिसबा वो जो कलर रीएमिट हो रहा है ना, ये मतलब ग्रीन का फोटोन ये फिर से रीएमिट करेगा, लेकिन वो ग्रीन का फोटोन किसी और डायरेक्शन में रीएमिट कर रहा है, मतलब वो आपकी आंख को नहीं रीच करेगा, ठीक है। इट विल बी रीमिटेड इन सम अदर डायरेक्शन, किसी और भी रैंडम डायरेक्शन में, जहां दिल चाह रीमिट हो गया, तो वो आपकी आंख को नहीं पहुंचेगा। तो यू विल नेवर सी दिस ग्रीन कलर एवर अगेन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जिन बच्चों को जो है वो समझ में नहीं आया, इट वॉन्ट ग्रीन राइट अदर कलर, क्या मतलब हाला? it won't appear green, it would appear the complementary of green, whatever the color is complementary of green, यानी green का opposite, वो नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा अल्मा, फॉर यू एंड फॉर जिनको अगर समझ में नहीं आया, तो भाई ये एक क्या है, दिस इज हाउ यू कलर्स आपको कैसे नजर आते हैं एक चीज के। कलर्स कैसे नजर आते हैं? वो ऐसे नजर आते हैं क्योंकि अल्मा बेसिकली लाइट इज अप मेड ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स के अंदर होती है स्पेसिफिक एनर्जी, रेड वाले के अंदर एक अलग एनर्जी है, ब्लू वाले के अंदर एक अलग एनर्जी है, ग्रीन वाले के अंदर एक अलग एनर्जी, ठीक है। सपोज करते हैं ये एक एटम है और इसका इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है और इस शेल से उठ के इस शेल तक आ सकता है। मतलब द ग्रीन वाले के पास जो एनर्जी है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स टू जंप फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो वो ग्रीन वाले फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर जंप कर जाता है। बाकी जो व्हाइट लाइट में कलर्स थे, रेड और ब्लू और ऑरेंज और येलो और इंडिगो और वायलेट, वो सब एज इट इज पास थ्रू कर जाते हैं आगे और आपकी आंख तक पहुंच जाते हैं।
तो आपको फिर कलर कैसे दिखता है, आपको ग्रीन के अलावा सारे कलर दिखते हैं और आपकी आंख में वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन जाता है ग्रीन का, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन जब वापस नीचे आता है शेल में से, वापस जंप करके वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, तो वो ग्रीन रीएमिट करेगा, वो फोटोन दोबारा से रीएमिट करेगा, लेकिन वो किसी रैंडम डायरेक्शन में कर देगा, वो आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाएगा। सो यू विल नेवर सी द ग्रीन कलर दोबारा से। नहीं, किसी और डायमेंशन में नहीं होता, यहीं पे है, 3D स्पेस में ही है, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो अलवा समझ में आया, मैं रैंडम डायरेक्शन की चीज को और भी समझा देता हूँ। अच्छा, रैंडम डायरेक्शन का मतलब ये है कि मेरे बच्चों बेसिकली देखो, इस ग्रीन के लिए कोई फिक्स्ड लॉ नहीं है, क्योंकि हम तो आपको पता है भाई रिफ्लेक्शन का लॉ तो यही है ना कि भाई जहां से लाइट आ रही है उसी के एंगल ऑफ इंसिडेंस को रख के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं हम, राइट। वही एंगल आपने फॉलो करना है, वही चीज उसी लाइन में आपको नजर आएंगी ना चीजें। ये जो ग्रीन इमिट हो रहा है ये उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, दिस इज बीइंग इमिटेड इन एनी अदर डायरेक्शन, यहीं कहीं ही मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस मोबाइल इज ब्लू, ठीक है, तो इसमें से ये कौन से कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ग्रीन और रेड एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये मतलब ग्रीन और रेड एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लू वाले इसमें से ऐसे ही पास थ्रू करके सामने आ जाते हैं, राइट, या रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं। इसने ग्रीन और रेड एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, इसने जो ग्रीन और रेड एब्जॉर्ब करे हैं, ऐसा नहीं है खा के बैठ गया, ये ग्रीन और रेड वापस से ही इसी 3D स्पेस में कहीं ना कहीं रीएमिट कर रहा है। लेकिन सपोज करते हैं एक ग्रीन वाले इसने इधर भेज दिया, एक यूं भेज रहा है, एक यूं भेज रहा है, एक पीछे की तरफ भेज दिया, रेड वाले भी उल्टे सीधे डायरेक्शन में इधर उधर भेज रहा है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ब्लू की है ना आपकी आंखों में जो पहुंच रही है। यू कैन सी जो भी ब्लू आया यहाँ पे वो एज इट इज रिफ्लेक्ट करके आपके कैमरा में आ रहा है, लेकिन ग्रीन रेड वाले जो हैं वो रिफ्लेक्ट करके कैमरा में नहीं आ रहे, वापस आपकी आंखों तक नहीं आ रहे हैं, वो इधर ही, देयर स्टिल ओवर हियर, द ग्रीन एंड रेड फोटॉन्स आर स्टिल इन ओवर हियर, यहीं कहीं है, हम उनको ट्रेस बैक कर सकते हैं, लेकिन देखने के एतबार से वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंचने वाले, ठीक है। दोस आर नॉट गोइंग टू बी परसीवेबल इन योर आई। और अगर वो पहुंच भी जाता है तो एक ग्रीन फोटोन पहुंचेगा, दो तीन रेड फोटॉन्स पहुंच जाएंगे, ये जो ब्लू पहुंच रहे हैं ये सैकड़ों मिलियंस की तादाद में यहाँ से आपकी आंखों में ब्लू पहुंच रहे हैं। वो जो ग्रीन और रेड रीएमिट भी हो रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ आपकी आंखों तक भी पहुंच जाए, लेकिन वो इक्का दुक्का होंगे, 10-15 होंगे, आपको कुछ नहीं नजर आएगा उसकी केस में, आपको ग्रीन रेड नहीं नजर आएगा इन दैट केस, ठीक है। ये कलर जो नजर आता है वो सैकड़ों फोटॉन्स की वजह से नजर आता है, ठीक है, समझ में आया। रानी, उसको भी नजर नहीं आएगा, कोई रैंडम डायरेक्शन में हुआ उसको भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आंख तक जो पहुंचेगा ना वो इक्का दुक्का ही फोटोन पहुंचेंगे, 360 डिग्री के एंगल में वो कहीं पे भी रीमेट कर देगा। तो हो सकता है 15 फोटोन वो यूं निकाल दे, 10-15 उधर निकाल दे, 10-15 इधर, 15-20 इधर उधर करते 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 वो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में पूछेगा, किसी की भी आंख तक वो मिलियन फोटॉन्स नहीं पहुंचने वाले जो इवेंट इंसिडेंट में हिट किए थे, जो फर्स्ट टाइम हिट किए थे, वो मिलियन उसकी आंख में नहीं पहुंचेंगे, किसी की भी आंख में, सबके डायरेक्शन में हल्का हल्का फुल्का जो है वो रीएमिट हो गया, तो किसी को भी कुछ खास नहीं दिखेगा वो वाटर वेवर जो रीएमिट हुआ, ठीक है। इज दिस क्लियर। कोई भी स्पेसिफिक, हाँ, मतलब तुमको जो कलर नजर आ रहे हैं दैट इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फोटॉन्स कमिंग इनटू योर आई ऑफ दैट कलर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें चॉकलेट का 0.00001 मोल खिलाऊं, क्या होगा, चॉकलेट खिलाई है सर आपने, मुझे धोखा किया आपने, बताया ना चॉकलेट तो मिलेगी ही नहीं तुम्हें, 0.00001 मोल इज नेग्लिजिबल, लेकिन अगर मैं 1 मोल का चॉकलेट खाऊं तो कहूंगी सर मजा आया, 1 मोल का चॉकलेट वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ चॉकलेट, ठीक है, मीठी थी, पता भी चला। तो बेसिकली फोटॉन्स की भी यही कहानी है, आपकी आंखों में अगर मिलियंस की तादाद में उस कलर के फोटोन पहुंचेंगे तब आपको दिखेगा, लेकिन अगर 0.001 फोटॉन्स पहुंच रहे हैं या इक्का दुक्का या 3-4 पहुंच रहे हैं तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा, ठीक है जी। गिब्स की चॉकलेट, हाँ, ग्रीन किसी को भी नजर नहीं आएगा, किसी को भी नहीं नजर आने वाला वो ग्रीन, ठीक है। ठीक है रानी। ओके जी, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जो आप थोड़ा सा पढ़ोगे दैट विल बी अ बिट डिफरेंट, वो नील बोहर के मॉडल ऑफ द एटम के एतबार से सीखोगे, हमें जो है वो स्पेसिफिकली अभी ट्रांजिशन मेथड में डिस्कशन करनी है, हमें फर्दर और किसी और एलिमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल का जो ये आता है कलर की जो कहानी आती है, दैट कम्स आउट ऑफ दी दैट कम्स ड्यू टू 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3D हैज 5 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी,
ठीक है जी, इट हैज 5 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। हमको पता है एस में 1, पी में 3, डी में 5, राइट। जो 5 ऑर्बिटल बना रहे थे तुम लोग, ठीक है जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डाला करते थे, सो तुम लोगों ने खुद ही बनाए थे। कौन कौन से? जैसे डी में अगर हम करते तो हम 3D10 तक जा सकते हैं ना मोस्ट, यानी 5 ऑर्बिटल्स में 2 करके आप डाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो यू हैड 5 ऑर्बिटल्स। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये सारे के सारे इक्वल एनर्जी होते हैं। आप लोगों को पी के ऑर्बिटल्स पता होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, याद है? एस क्या था? एस तो ये था, स्फेयर था सिर्फ, है ना, बस ये था, 3 डायमेंशनल स्फेयर था। पी क्या था? पी था डंबल शेप या इन्फिनिटी साइन। पी, ये पी एक्स हो गया। पी वाई क्या होगा? पी वाई ये हो जाएगा, ठीक है जी। और पी जेड क्या होगा? पी जेड जो है वो जेड एक्सिस में इस तरह से इन्फिनिटी साइन बन रहा होगा, ये याद है ना? सो दिस इज द एस ऑर्बिटल, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये सब तो आप लोगों को एएस में पढ़ा दिए गए थे कि यू ऑल नो दिस, ये ऐसे होते हैं ऑर्बिटल्स। डी वाले आपको जो है वो छुड़वाए थे। अब हम डी वाले पढ़ने वाले हैं इन रिगार्ड्स टू ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेथड में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो 3D हैज 5 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है। उसमें से यू हैव, यस, you have 3 of them point along the axis या point between the axis, ठीक है। so 3 of them, इस तरह नहीं लिखते, have electron density pointing between the axis, ठीक है, between एक्सिस। मैं इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी राइट दिस। मैंने पता नहीं क्यों ये सब कुछ मिटा दिए यहाँ से, हर चीज ही हटा दी मैंने गलती से, ठीक है। एंड 2 of them have electron density pointing along the axis, along the एक्सिस। अच्छा, सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? 3D में 5 ऑर्बिटल है और उसमें से जो 5 ऑर्बिटल है, लेट्स मेक सम एक्सिस, ठीक है, ताकि हम ये भी देखें साथ साथ। सो लेट्स मेक अ जनरल एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये मेरा x हो गया, दिस एक्सिस इज द x एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज द y एक्सिस, और अगर z एक्सिस होगी तो z एक्सिस यूं हो जाएगी, ठीक है। और मुझे जैसे जो कन्वीनियंट होगा मैं वैसे आपको बना के दिखा दूंगा। अच्छा, अभी फिलहाल ये एक्स वाई कहते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 जगह, ठीक है। आई डोंट नो मैं इतना अंडर प्रिपेयर्ड क्यों भाई आज। सो दिस एंड लेट्स से एक और बना लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स आल्सो गेट 2 मोर, ऐसे और ऐसे। अच्छा, तो 3 of the orbitals have electron density pointing between the axis। इस बात से क्या मतलब है? कुछ d ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, ठीक है, they are something like this। Maybe I might not be able to draw very neat diagrams, but bear with me, ठीक है। सो कुछ d ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन एक्सिस के बीच में पॉइंट कर रही है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस के बीच में पॉइंट कर रही होती है, राइट। तो इसको देखोगे मैंने x और y एक्सिस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बेसिकली लोब्स बनाए हैं। डी ऑर्बिटल, जो ये 3 जो अभी हम डी ऑर्बिटल बात करेंगे, ये बेसिकली समझ लो एक फ्लावर के पेटल्स की तरह है, देयर लाइक अ फ्लावर का पेटल या 2 इंफिनिटी साइंस, ठीक है। इसमें से ये जो 2 इंफिनिटी साइंस है विच हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंटिंग बिटवीन द x एंड द y एक्सिस, दिस इज नोन एज द dxy ऑर्बिटल। ये कहलाता है आपका dxy ऑर्बिटल। इसी के बरक्स आपके पास क्या होते हैं? यू हैव अदर काइंड्स ऑफ, क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल एज वेल। एक होता है आपके पास yz और एक होता है आपके पास xz, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, dxy में क्या था? dxy में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट्स बिटवीन द x एंड द y एक्सिस। dyz में क्या होता है? dyz में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी once again points between the axis, लेकिन किन एक्सिस के बीच में? between the y and z axis, ठीक है। तो अभी x एक्सिस के ऊपर साथ नहीं है, इट्स एक्चुअली y और z एक्सिस जो है ये उनके दरमियान में जो जगह है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करी। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी dxz, ठीक है।
और ये क्या होता है, ये होता है इसमें द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द x एंड z एक्सिस. So इसमें the electron density is lying between the x and y axis, इसमें the electron density is lying between the y and z axis, and इसमें जो है वो x और z के बीच में. तीनों को बनाने का तरीका एक ही है, क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तीनों आर लाइक सम फ्लावर पेटल काइंड ऑफ थिंग. बस ये है कि dxy x और y के बीच में, yz y और z के बीच में, xz x और z के बीच में. तो फर्क सिर्फ क्या हुआ, हमने एक्सिस चेंज कर दी. तो 3D के ऑर्बिटल ऐसे होते हैं. ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा ही. एनीबडी हैज एनी इश्यूज टिल ओवर हियर? ठीक है. अच्छा, इसके बक्स दो ऑर्बिटल डी के ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस. तो बेसिकली जो आपका फ्लावर शेप है, इन वन ऑफ देम दैट पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस. ठीक है. तो उसमें और ऊपर वालों में, इस फ्लावर शेप में और ऊपर वालों में क्या फर्क है? ऊपर वाले वर एग्जिस्टिंग बिटवीन द एक्सिस. ठीक है. वो एक्सिस के अलोंग नहीं बनाए मैंने. ये वाले को देखोगे तो इसके जो फ्लावर पेटल्स हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज लाइंग अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है. इस ऑर्बिटल को, इस डी ऑर्बिटल को बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. This orbital has the name dx square minus y square. इसमें the electron density specifically x square और minus y square है. इसमें electron density points between the x and y axis. और एक तीसरा किस्म के आपके पास ऑर्बिटल होता है and that is known as the, इसके लिए हो सकता है हमें 3D शेप बनाना पड़े, हो सकता है कि हमें लाजमी बनाना पड़ेगा. So ये वाला ऑर्बिटल, अब ये वाला ऑर्बिटल सबसे मुख्तलिफ है and I don't know, I quite like this orbital. ठीक है. मुनफरिद ऑर्बिटल है ये. ठीक है. सो लेट्स सी दिस इज द वाई एक्सिस एंड ये कुछ ऐसा है. सो ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, इसका शेप ऐसा होता है. अभी तक आपको इसमें शायद जो है वो कुछ खास ना देखे डिफरेंस, बट इट हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइक दिस. ठीक है. सो इट्स समथिंग लाइक दिस एंड इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर. ठीक है. डी जेड स्क्वायर क्यों? बिकॉज प्राइमरली इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके अलोंग लाई कर रही है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है अराउंड दी जेड एक्सिस. और इसके अंदर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर आ, राइट? व्हाट इज दिस रिंग का काम या क्या? वो नहीं, बट दिस रिंग इज एग्जिस्टिंग अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. यू आर नॉट सपोज्ड टू नो इस रिंग का क्या काम है. ऑल यू आर सपोज्ड टू नो कि ये डी जेड स्क्वायर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट पॉइंट्स अलोंग दी जेड एक्सिस, और इसमें एक रिंग आ रही होती है ऐसे, जो एक्स और वाई की जो ग्राफ है उसके अंदर बन रही है. ठीक है. और जेड में इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपके पास डेंसिटी आ रही है. तो 3 ऑर्बिटल्स उसमें से, सॉरी 5 ऑर्बिटल्स उसमें से 3 dxy dyz dxz. ठीक है. और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन, जैसे इनके नाम है, ठीक है, उन दो एक्सिस के इनके बिटवीन आ जाएंगे. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड ये बन जाएगा आपके पास एक फ्लावर पेटल, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग. ठीक है. पॉइंटिंग अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस. और तीसरा पांचवा आपके पास डी ऑर्बिटल कौन सा है? वो है डी जेड स्क्वायर, जिसमें प्राइमरली उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट लाइज अलोंग द जेड वाली एक्सिस एंड इट आल्सो हैज ए रिंग लाइक दिस, जो एक्स और वाई की ग्राफ में बनी हुई है और जेड एक्सिस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है. क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि भाई नॉर्मली इन द ग्राउंड स्टेट क्या होता है, अगर हम एनर्जी में प्लॉट करते हैं इन पांचों ऑर्बिटल को, तो नॉर्मली इन द ग्राउंड स्टेट ये जो भी ऑर्बिटल्स हैं ये सब के सब क्या करते हैं? दे कीप इक्वल एनर्जी. ठीक है. यानी अच्छा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, बहुत बड़े बड़े डैश बना रहा हूं मैं. लेट्स जस्ट मेक डैशेस लाइक दिस एंड ये, सॉरी. तो अगर भाई मैं आपको बोलता ये एनर्जी है, ओवर हियर वी आर प्लॉटिंग द एनर्जी, और मैंने आपको बोला भाई मुझे एनर्जी का ग्राफ बना दो पांचों डी ऑर्बिटल का इन द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि अभी तक मेटल ने किसी चीज का बॉन्ड नहीं किया. इट डिड नॉट बॉन्ड विद एनीथिंग. अभी वो ऐसा ही अपने सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो जब एलिमेंट ऐसी ही एग्जिस्ट कर रहा है, अभी उसने किसी चीज का बॉन्ड नहीं किया, तो उसमें जो उसका डी एक्स वाई है, उसमें जो उसका डी एक्स जेड है,
उसमें जो उसका dy z है, उसमें जो उसका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस का साइन डल नहीं रहा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसमें जो उसका dz स्क्वायर है, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी रखते हैं। मतलब दीज विल ऑल बी इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी की भी किसी के ऊपर प्रेफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा एनर्जी का नहीं है, कोई कम एनर्जी का नहीं है, ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल क्या होंगे, दे विल ऑल बी इक्वल इन एनर्जी। ठीक है, दिस हैपेंस, ऑल डी ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हो गया मेटल नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग। सही है जी। तो ये तो हमने बात डिस्कस करी भाई, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होता है उसमें ही होगा। ठीक है, अब चेंज कहां पे आता है, चेंज आता है आपके पास व्हेन यू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो चेंज आता है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो लेट्स मेक एन एरो टू दिस डायरेक्शन। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने जगह इधर बहुत कम छोड़ी है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट वी गोइंग टू डिस्कस इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आप लोगों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो यू शुड ओनली बी एबल टू एक्सप्लेन इट थ्रू द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाकी सबकी आपके पास आपके कोर्स में जो है वो एक्सप्लेनेशंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखूं, बनाऊं, तो कैन यू गिव मी एनी कॉम्प्लेक्स जो आपको याद पड़ रहा है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता था, एनी फॉर्मूला, एनी कंपाउंड, कोई भी अगर याद पड़ा, थोड़ा सा सिंपल देना, कोई EN या ऑक्स की नहीं दे देना, बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना समझना। CuCl4 हो गया या कोबाल्ट क्लोराइड हो गया, ठीक है, वो सब जो है वो ये थे। ठीक है, अच्छा, FeCl4, AgCl यूसरा वाज अ लीनियर कंपाउंड। ठीक है, और AgCl मतलब दैट इज अ सिंपल आयनिक लीनियर कंपाउंड। ठीक है, वो नहीं। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल हम CuCl4 या CuCl4 को देख रहे हैं। अच्छा, CO एंड Cl, ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स लुक एट इट कि ये कैसे इसने बॉन्ड किया और इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, हाउ अबाउट आई पिक अप दिस ही, इसी को पिकअप करते हैं और इसी को मैप करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसको हटा देते हैं, ओनली दिस एंड लेट्स आल्सो रिमूव दिस। इसको ग्रुप कर लेते हैं टुगेदर। अच्छा, अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ठीक है, द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वेट, यप, लुक एट दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैंने इस पे क्या कर दिया, मैंने इस पे ये, अगर मैं इसको देखूं इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, अच्छा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का याद है ना स्ट्रक्चर कैसा था, जस्ट टू वंस अगेन रिवाइज, तो कोबाल्ट, ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्लोराइड है, ठीक है, फिर एक क्लोराइड हम दिखाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। अब ये तो हम क्योंकि बना रहे तो हम सीधा सीधा बना देते हैं, लेकिन इसका असल में प्रॉपर वे टू शो इट इज अ बिट डाउनवर्ड्स बेंड। ठीक है, मतलब ये अगर यूं है तो ये थोड़ा सा इस एंगल पे होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड, द फर्स्ट क्लोराइड, ये वाला दूसरा क्लोराइड होगा, हल्का सा नीचे की तरफ बेंड हो रहा होगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। फिर एक आप दिखाएंगे वेज, वेज का मतलब क्या था, वेज का मतलब था आपकी तरफ आ रहा है, राइट। अच्छा, ये वेज भी अब सीधी डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं आ रही, इट्स कमिंग एट अ लिटिल बिट बेंड, मतलब नीचे की तरफ बेंडेड है, मतलब ये कुछ ऐसे करके नीचे की तरफ आपकी तरफ आ रही, इट्स कमिंग अ बिट लाइक दिस। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, हल्का सा यूं, ठीक है, हल्का सा नीचे बेंड कर रहा है। एंड सिमिलरली जो आपकी वेज भी है, जो स्क्रीन से पीछे जा रही है, ठीक है, वो भी सीधी पीछे नहीं जा रही, वो जा रही है एट एन एंगल। ठीक है, तो इट्स कमिंग डाउन एट एन एंगल, एट एन एंगल, नीचे की तरफ बेंड है इन सब में। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर लाइक, अगर सही तरह से बनाऊंगा तो कुछ ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, इट्स समथिंग लाइक दिस, मतलब ये समझ लो एक नीचे पिरामिड बन रहा है, देयर इज अ पिरामिड ऑफ दीज 3 क्लोराइड्स और ऊपर एक क्लोराइड बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पे। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ऑन द XYZ प्लेन, तो आपको बड़ा एक चीज पिक्यूलियर सी नजर आएगी कि इसमें जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो एक्सिस के अलोंग लाई नहीं कर रहे। इफ यू लुक एट दिस, वो क्लोराइड है बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये वाला जो क्लोराइड है दिस इज बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सिस, ये वाला जो क्लोराइड है ये है बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस वंस अगेन,
और ये वाला जो क्लोराइड है ये एक्स और जेड या एक्स और वाई के बीच में, मतलब कोई भी किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं बना, इट डिड नॉट गेट मेड अलोंग द एक्सिस। ये सब जो है बिटवीन, दे आर पॉइंटिंग बिटवीन द एक्सिस, राइट। सो जब ये बिटवीन द एक्सिस पॉइंट करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो ऑर्बिटल थे ये वाले 1 2 3 विच वर पॉइंटिंग बिटवीन द एक्सिस, इनको क्या होगा, इनको ज्यादा रिपल्जन फील होगी, राइट। बिकॉज ये है ना ऑर्बिटल्स, यही वाले हैं ना जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दीज आर द ऑर्बिटल्स दैट आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द एक्सिस, है ना। ये जो बिटवीन द एक्सिस वाले जो भी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे, ये हैं वो सारे बेसिकली जो बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब आपके पास टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होगी तो ये सारे जो ऑर्बिटल थे विच वर between the axes they will feel a greater repulsion because क्लोराइड क्या है, क्लोराइड तो all आपको पता है लिगेंड था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की इतनी डेंसिटी होती है, लोन पेयर्स वगैरह भी होते हैं, जब भी तो वो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन सारे लेके आ रहे हैं, तो इन बिटवीन द एक्सिस वालों को रिपल्जन ज्यादा फील होगी, दे विल फील क्वाइट अ बिट ऑफ मोर रिपल्जन, उनको मोर रिपल्जन फील होगी देन द वंस दैट पॉइंट अलोंग द एक्सिस। मतलब ये वाले जो हैं डी जेड स्क्वायर वाला, उसको कोई खास रिपल्जन फील नहीं होगी बिकॉज उसको कोई अपोज नहीं कर रहा, उसके डायरेक्शन में कोई क्लोराइड जुड़ा हुआ नहीं है। एंड सिमिलरली इसी तरह जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये भी कुछ ऐसा था अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। तो इसको भी इतनी रिपल्जन फील नहीं होगी बिकॉज द क्लोराइड्स आर नॉट पॉइंटिंग अलोंग इट्स डायरेक्शन। ये समझ नहीं आया? अच्छा, किस किस को समझ नहीं आया ये? ओके, अच्छा बहुत सारों को समझ नहीं आया। अच्छा देखो, टेट्राहीड्रल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर समझ आया जो मैंने अपनी जो है वो पॉइंट करके दिखाया था विद माय हैंड्स, डिड यू गेट दैट? एक काम करते हैं, लेट्स गेट दिस टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर मॉडल अबाउट दिस। ये था ना टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर आप लोगों का, राइट? दिस वाज द टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोज करो मैंने अभी यही बनाया हुआ है इधर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पे एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाता हूं ना, ठीक है, हल्का सा इसको रोटेट करें सो दैट यू गाइस आर एबल टू सी इट अ लिटिल बिट मच बेटर, मे बी अ बिट लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसके अलाउंग एक्स एंड वाई और जेड एक्सिस बनाता हूं ना, सो वाई ये हो गई और जेड ये हो गई, ठीक है। मुझे बताओ ये जो बॉन्ड्स हैं, आर दे पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस? नहीं ना, ये तो सारे के सारे बॉन्ड्स बिटवीन द एक्सिस। जैसे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला दिस वन, दिस इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द एक्सिस, मतलब किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं आया है। इसी तरह ये वाला भी दिस इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द एक्सिस। इसी तरह ये वाला भी ये एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये किस, अगर इन पे एग्जिस्ट कर रहा होता है इन लाइंस पे, तो एग्जैक्टली इसी लाइन पे ये बन रहा होता बॉन्ड, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा होता, तो हम कहते हैं इट इज एग्जिस्टिंग अलोंग द लाइन। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अलोंग द लाइंस, ये बेसिकली उन एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर एग्जिस्टिंग बिटवीन दोज एक्सिस। मतलब ये वाला बॉन्ड बिटवीन द एक्सिस है, ये वाला बॉन्ड भी समवेयर बिटवीन द एक्सिस है, ये वाला बॉन्ड भी समवेयर बिटवीन द एक्सिस है, ये वाला बॉन्ड भी समवेयर बिटवीन द एक्सिस। दिस नन ऑफ देम आर पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है? ये बात दिख रही है? अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो चारों में से कोई भी बॉन्ड इसके अलोंग नहीं पॉइंट कर रहे, दे आर पॉइंटिंग बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड जो भी है, जो भी एक्सिस हैं जिस भी दरमियान के बीच में, उनके बीच में है, उनके अलोंग नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई यहाँ पे जो फंसा हुआ है, अगर कुछ समझ नहीं आ रही चीज? मिसबा, आई डोंट हैव व्हाट्सएप ओपन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जो ऑर्बिटल हैं ये वाले थे ना जो विच पॉइंट बिटवीन द एक्सिस, ये है ना विच पॉइंट बिटवीन द एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल होंगे जो बिटवीन द एक्सिस पॉइंट कर रहे हैं, यानी ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, जो इसके अलोंग पॉइंट कर रहा है,
फिर इन दोनों के बीच का ऑर्बिटल जो इसके अलोंग पॉइंट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट कलर से बनाते हैं सो दैट यू गाइस आर एबल टू सी। ये वाला जो इनके बीच में पॉइंट कर रहा है, और फिर लेट्स मेक विद द येलो, ये वाला जो इसके बीच में पॉइंट कर रहा है, राइट। अब जरा गौर से देखो, ब्लू, ये नजर आ रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इसकी जगह में घुस गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में घुस गया, सही है। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में घुस रहा है। कैन यू सी दैट दिस बॉन्ड इज इन साइड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरह ये वाला जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में घुस रहा है, इस ग्रीन वाले के बीच में, राइट। एंड वो वाला वो फिर किसी और में 3 डायमेंशन में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। बट यू कैन सी दैट ये जो सारे बॉन्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दोज ऑर्बिटल्स जिनकी बिटवीन द एक्सिस पॉइंट करती है, राइट। सो मे बी दिस इज डी वाई जेड, दिस इज सॉरी डी वाई जेड ये होगा, डी वाई जेड ये है, ये मे बी सॉरी डी वाई एक्स है, ये डी वाई जेड हो गया, और ये जो है दिस वन ओवर हियर दिस इज डी एक्स जेड। तो जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जो भी है ये बिटवीन वंस, उनको सबसे ज्यादा रिपल्जन फील होगी। ये बॉन्ड्स उनके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, उनकी जगह में घुस रहे हैं, उनको रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे स्पीशी के पास, वो इनकी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे जो भी इन ऑर्बिटल्स में होंगे। ये बात समझ में आ रही है? Oh my God, I ran out of time so fast. Is everyone understanding this? अलमा, रुमैसा, आपको समझ आ रही है? रुमैसा समझ रही है? युसरा, सनीम, अच्छा। तो क्या होगा, इनको सबसे ज्यादा रिपल्जन फील होगी, और रिपल्जन होने की वजह से क्या होगा, ये बेसिकली ऊपर उठ लेंगे, दे विल गेट रिपेल्ड एंड दे विल नाउ ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जी लेवल, दे विल शिफ्ट टू अ हायर एनर्जी लेवल। अपनी इस रिपल्जन की वजह से ये हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो हमने बातें समझ ली अभी तक, उस यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, सो इसमें जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन एक्सिस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड फील द मोस्ट रिपल्जन, ठीक है, एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्जन। ग्रेटर रिपल्जन देन कौन कौन से, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जिसकी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस थी, एंड डी जेड स्क्वेयर जिसकी अलोंग जेड एक्सिस है, राइट। सो अगर मैं इधर ही बनाने की कोशिश करूं, तो ये जो डी जेड स्क्वेयर वाला है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी जेड वाले के अलोंग है, ठीक है, मे बी लेट्स ड्रॉ दैट विद ब्लू। ये वाला जो डी जेड स्क्वेयर था, ये इसकी जो रिंग थी, तो इसको कोई पुश फील नहीं होगा, इसको कोई रिपल्जन फील होगा, क्योंकि कोई भी बॉन्ड इसकी जगह में नहीं घुसा हुआ। नो बॉन्ड इज इन द ब्लू वाले की जगह में, उसको रिपेल कुछ नहीं कर रहा, राइट। सो दिस विल फील अ लिटिल लेस रिपल्जन, इसको इतनी रिपल्जन फील नहीं होगी। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले को भी इतनी रिपल्जन जो है वो फील नहीं होगी, बिकॉज ये जो बिटवीन ये पॉइंट कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और इनकी जगहों में बॉन्ड नहीं घुस रहे, दे आर नॉट गोइंग टू गेट रिपेल, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली 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 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्जन एंड देयरफॉर बिकम हायर एनर्जी, ठीक है। सही, दे बिकम हायर इन एनर्जी। अब हायर एनर्जी हो गए तो क्या हो गया, हायर इन एनर्जी जैसे ही होंगे, तो अब ये ऑल इक्वल लेवल पे नहीं होंगे, अब इसके अंदर कुछ फर्क पड़ेगा। और वो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जो आपके ये थे ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये थोड़े से उठ के ऊपर चले जाएंगे, वेर एज डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वैसे के वैसे वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि इनको रिपल्जन फील नहीं हो रही और इनको रिपल्जन फील हो रही थी, तो ये हायर एनर्जी लेवल पे जाके जंप कर जाएंगे, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्की बात है, समझ में आ रही है सबको? यस, ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब क्योंकि
दे फील रिपल्जन फ्रॉम द लिगेंड्स, लिगेंड्स के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बन रहा है, अब क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो हालांकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड तो ये होता है ना इलेक्ट्रॉन्स देना, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना, क्योंकि ये डेटिव बॉन्ड है तो क्लोरीन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिए हैं। मजीद मसला क्या है, क्लोरीन के पास खुद भी और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाले जो है इनको इस बॉन्ड की वजह से भी, इस बेसिकली द मेन रिपल्जन फैक्टर इज गोइंग टू बी व्हाट एवर द इलेक्ट्रॉन आर इन दिस बॉन्ड, क्योंकि वो इसकी जगह में घुस गए तो अब रिपल्जन ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है अला, I thought this was going to be easy to understand. Again, this is actually a bit hard to understand. चलो अच्छा है, चीज अच्छी से समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या नजर आया, कैन यू सी दैट द ऑर्बिटल्स split into two energy levels? We can clearly see that the orbitals split into two energy levels. अब एक एनर्जी लेवल नहीं रही, अब दो एनर्जी लेवल हो गए, देयर आर नाउ टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है जी। और हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट वाज द मेन डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं, डेफिनेशन याद है किसी को? फर्स्ट क्लास, वेरी फर्स्ट क्लास, दे फॉर्म आयंस, स्टेबल आयंस विद इनकम्प्लीट d orbitals. yes, मेन ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन क्या थी, दे हैव टू फॉर्म वन और मोर स्टेबल आयंस, और उन स्टेबल आयंस में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल लाजमी होने चाहिए, अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, और हमने दो स्कैंडियम और जिंक यहां से बाहर निकाले इस लिस्ट में से कि ये नहीं है ट्रांजिशन मेटल। तो वो सारे ट्रांजिशन मेटल जिनके अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हो, राइट, एंड ये तो ट्रांजिशन मेटल की पहचान है कि उसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। सो यहां से कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होंगे डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस सबसे पहले, देन आई विल एक्सप्लेन दिस ओवर हियर इन द डायग्राम। एज द डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट, ये क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल्स की पहचान है, डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट, एज द डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट। अब सपोज करते हैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, एंड लेट्स से ये जो एनर्जी डिफरेंस है दिस करस्पॉन्ड्स टू दी ई, ये दिस करस्पॉन्ड्स टू सम एनर्जी ई। ये होता है इत्तेफाकन कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस कैन बी कवर्ड बाय गेनिंग अ ग्रीन इलेक्ट्रॉन, दिस कैन बी कवर्ड बाय गेनिंग अ ग्रीन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से उठ के यहां पे आ जाता है, इट कम्स अप ओवर हियर। तो क्या हुआ, ग्रीन वाला फोटोन, इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने गलती से, ग्रीन वाला जो फोटोन होता है वो एब्जॉर्ब हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से उठ के डी वाई जेड में आ गया, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में से उठ के उसने वो इतनी एनर्जी गेन करके वो ऊपर चला गया, राइट। तो क्या हुआ, ग्रीन फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, रेड और ब्लू एज इट इज चले जाएंगे, आपकी आंखों तक पहुंच जाएंगे, और फिर वो ग्रीन लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन लेटर रीएमिट होगा तो किसी और डायरेक्शन में, और आपको या किसी और को वो फिर कभी नहीं दिखने वाला, वो कहां गया, ठीक है। सो ट्रांजिशन मेटल्स में हल्का सा डिफरेंट है वही इलेक्ट्रॉन ही जंप कर रहे हैं, लेकिन अब स्पेसिफिकली क्या है, बिटवीन जस्ट द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो डी ऑर्बिटल्स में इतना डिफरेंस आ जाता है, एंड दैट करिस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो भी विजिबल लाइट होगी उसका जो एनर्जी होगी, ज्यादातर जो उनके एनर्जी डिफरेंसेस आ रहे होते हैं दैट लाई इन दैट रीजन, इन द विजिबल लाइट वाला रीजन। तो उसी की वजह से वो जो ये ग्रीन या रेड या जो भी फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं फिर वो रिएमिट करते हैं और बाकी आपको नजर आ रहा होता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, यू गेट दिस, ये फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, जो हमने पहले इतनी लंबी डिस्कशन करी थी। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट इट जंपिंग बिटवीन द शेल्स, नाउ इट्स जंपिंग जस्ट फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल। क्लियर है सबको? ओके जी, सो एज द डी ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है जी, सो व्हेन, यस यूसरा, एग्जैक्टली, जो फोटोन जिस कलर का एब्जॉर्ब हो रहा है ना, दैट डिपेंड्स ऑन दी एनर्जी, जो एनर्जी गैप ओवर हियर, ठीक है, जो भी एनर्जी गैप होगा उसको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी एक कलर के फोटोन की, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी कोई फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है फिजिक्स में आप पढ़ोगे E इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे इन फिजिक्स फर्दर मोर। चलिए, सो व्हेन लाइट फॉल्स
when light falls onto electrons corresponding to the delta E, the electrons get excited and jump upwards. The electrons get excited and jump upwards. And the color that you see, the color seen is complementary to color absorbed. ठीक है, तो जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो नहीं दिखेगा आपको. आपको कौन सा कलर दिखेगा? वो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यानी उस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा जो एब्जॉर्ब हुआ. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लाइन दैट यू वुड हैव टू इंक्लूड इन योर आंसर्स. कैसे लिख रहे होंगे आंसर्स, हम उसको फर्दर जो है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. आज तो अगर हम पांच पेपर्स को देख पाएंगे. तो ये है एक कहानी की कहानी, व्हाई यू सी दीज कलर्स इन ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, और ये देखा होगा आप लोगों ने, ग्रुप 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं अमूमन क्या होते हैं? वाइट होते हैं. ठीक है, ग्रुप 2 के भी कंपाउंड्स अमूमन वाइट होते हैं. वाइट क्यों होते हैं? बिकॉज उनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, अब क्योंकि उसमें तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स नहीं है. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो हैं, द वंस इन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, वो क्या है, वो तो एंड कर रहा होता है, ये तो S1 में एंड कर रहा है और ये S2 में एंड कर रहा है. राइट, तो इनमें सबसे पहली बात तो कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सारे भरे हुए होते हैं. एम्प्टी सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबके सब भरे हुए होते हैं. राइट, दे डोंट हैव एनी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. दूसरे मसले की बात क्या है कि जो इनका शेल टू शेल का एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि वो किसी कलर के फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करते. मतलब जो भी विजिबल लाइट के फोटॉन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करते. तो इसीलिए क्या होता है, उसमें से जो लाइट पड़ती है वो एज इट इज आपकी आंखों में आ जाती है. सो देयरफॉर यू सी इट एज अ व्हाइट. जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंपाउंड में व्हाइट क्यों दिखते हैं? बिकॉज वो कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करते, उनके इलेक्ट्रॉन्स कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करते इन द विजिबल लाइट. आपको एज इट इज जो सारी लाइट पड़ी वैसी की वैसी आपको आंखों में नजर आ जाती है. वेयर इज इन द ट्रांजिशन मेटल वाले केस, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं इनटू 2 एनर्जी लेवल्स. अब ये जो डेल्टा ई आ रहा है, अगर कोई फोटोन इतना डेल्टा ई लेके आ गया तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपना अपवर्ड जंप करके वो कलर एब्जॉर्ब कर देगा, और फिर जो आपको नजर आएगा वो बाकी रह जाने वाला कलर नजर आएगा. ठीक है, ये बात भी समझ में आई. तो यू माइट सी सम क्वेश्चंस, व्हाई आर दे शोइंग व्हाइट कंपाउंड्स? व्हाइट कंपाउंड्स में भाई, तो आपको आना चाहिए कि भाई व्हाइट कंपाउंड्स इसलिए व्हाइट कंपाउंड्स. ठीक है, बिकॉज उनका कोई डेल्टा ई करस्पॉन्डिंग नहीं है टू द इलेक्ट्रॉन की, टू द फोटोन की एनर्जी. ठीक है, इज दिस क्लियर? लेट्स कंप्लीट दिस थ्योरी. अब हमने टेट्राहीड्रल डिस्कस कर लिया काफी ज्यादा डिटेल में, अब ऑक्टाहीड्रल को भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू हेल्प मी टू अ ग्रेट डील इन दिस. ठीक है, एंड लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन. अच्छा, अगर हम ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की डिस्कशन करते हैं, डू यू गाइज नो एनी माना जाना ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स? कोई भी फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आ रहा हो, आसान सा. ठीक है, नॉट EN ऑक्स वाले बाइडेंटेट लिगेंड्स या EDT, ये नहीं बोल देना मुझको. गिव मी अ सिंपल ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स. CuH2O6 हम सबको पता है. सारे पानी वाले कॉम्प्लेक्स क्या थे? वो सारे के सारे ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस कॉपर H2O6 ही डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा, if I make the structure of copper H2O6, you'll see something weird in this. ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, ये एक्सिस पहले उठा लेते हैं so that I can draw it much more better over here. किधर गई भी एक्सिस? खुद ही आ गई इधर, माशाल्लाह, कुछ करना भी नहीं पड़ा हमें. अच्छा, ये हो गया. अच्छा, Cu, ठीक है, क्या बनाते थे? एक ऊपर की तरफ होता था H2O, है ना, एक नीचे की तरफ होता था H2O, फिर स्क्वायर होता था, दैट वाज इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन. एक आ रहा होता था ऐसा H2, एक आ रहा होता था, वन वाज लाइक दिस. अच्छा, ये थोड़ा सा आई माइट हैव टू ड्रॉ द एक्सिस अ बिट डिफरेंटली. इसको हल्का सा डिफरेंटली बनाते हैं, एक सेकेंड रो. maybe this might not be the best way to draw this. थोड़ा सा just to give you more perspective. ठीक है, मैंने हल्का सा रोटेट कर लिया ग्राफ मजीद.
ठीक है, यानी मतलब एक्स एक्सिस इंस्टेड ऑफ बीइंग हॉरिजॉन्टल मैंने मतलब और रगड़ लिया, अभी भी एक्सिस सारी 90 डिग्री पे ही है, दे आर ऑल स्टिल एट 90 डिग्रीज, मैंने बस हल्का सा मजीद रोटेट कर लिया जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर अप्रिशिएटेबल फॉर यू गाइस, ठीक है जी। अच्छा, एक OH2 ऐसा होगा, एक OH2 ऐसा आ रहा है बाहर आगे की तरफ आपकी तरफ है ना, और एक H2O है ये जो पीछे की तरफ जा रहा है, और एक H2O ये है जो इधर आगे की तरफ आ रहा है। कैन यू सी दैट इसमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे बॉन्ड्स किस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, देयर ऑल लाइंग अलोंग द एक्सिस, कि कोई भी बिटवीन द एक्सिस नहीं है, none of them is between the axis, instead all of them are along the axis, राइट। तो इस केस में किन किन को ज्यादा रिपल्जन फील होगी, इन तीनों को नहीं, किसको ज्यादा रिपल्जन, इन दोनों को रिपल्जन ज्यादा फील होगी, दे आर गोइंग टू फील द मोस्ट रिपल्जन, राइट, बिकॉज इनकी जगह में घुस गए ये बॉन्ड्स और अब इसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो दे विल रिपेल देम। तो in this case, once again the orbitals are going to split into two energy levels, but this time the dx square y minus y square and the dz square are going to become higher energy, and these ones are going to be the lower energy orbitals, ठीक है। तो कहानी कुछ बात वैसी ही है, वैसे ही ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, वैसे ही कहानी होगी, बट इन दिस केस these ones are going to jump upwards, whereas these three are going to remain at the same level. And why is that? Because the ligands have approached along the axis, ligands have approached along the axis, ठीक है। तो हम ये बातें सारी लिखते जाते हैं और फिर इसको डिस्कस भी करते जाते हैं। सो और आई होप समझ में आ रहा हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज डू लेट मी नो। ligands approach along the axis, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो ये 3d x² माइनस वाई स्क्वायर है एंड 3d z² जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट करती है अलोंग द एक्सिस, फील ग्रेटर रिपल्जन देन 3d, नहीं लिखना चाहिए था, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 3d, माय बैड, बस ऐसे ही लिख रहा था, ठीक है। देन dxy dyz एंड dxz orbitals, and therefore become higher in energy। सो बेसिकली इस दफा जो स्प्लिटिंग होगी, सिर्फ उसमें फर्क ये होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें फर्क ये होगा कि दिस टाइम बस उल्टी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। सो ये है हमारे पास, इसको एनर्जी को पूरा कर लेते हैं, बहुत ही वाहियात लग रहा है ये, और ये कर लेते हैं। एंड दीज वंस आर नाउ द वंस दैट आर गोइंग टू गो अप एंड दीज वंस आर गोइंग टू रिमेन बिलो एज इट इज देयर वेयर दे वर, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे हो गया दादा, है ना, आई थिंक थोड़ा सा, तो इसको हम इसी लेवल पे रखते हैं और उनको ऊपर ले जाते हैं, सही है। सो इस दफा dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² ऊपर चले गए, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन वही है। क्या हमको पता है भाई, ट्रांजिशन मेटल्स अभी भी इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स ही रखते हैं, राइट। अब जो इस लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा इन द dyz या dxz या dxy, जो भी इन में होगा, ये बेसिकली वो फोटोन गेन करेगा और यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, और बाकी जो फोटॉन्स गेन नहीं हुए जैसे रेड और ब्लू जो है वो गेन नहीं हुए, वो आपकी आंखों तक पहुंच जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे, बाकी ग्रीन रीएमिट होके किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो हमें समझनी क्या है, बेसिकली बस ये बात आप लोगों को समझनी है कि डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ठीक है। एक टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, और एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में वो कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, उसके बाद की कहानी वही है भाई, दोनों में कोई ना कोई डेल्टा ई आ रहा है, देयर इज सम डेल्टा ई ओवर हियर, देयर इज सम डेल्टा ई ओवर हियर, व्हाटएवर दैट डेल्टा ई इज, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फोटोन एनर्जी लेके आएगा वो दे देगा उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, और वो फिर एक अपवर्ड जंप कर लेगा, और फिर जो आपको कलर नजर आएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर बीइंग एब्सॉर्ब्ड। क्या ये पूरी कहानी, ये पूरी स्लाइड सबको समझ में आई? एनीथिंग, एनीथिंग इफ यू वांट मी टू गो ओवर अगेन, डू लेट मी नो। क्लियर है? ओके, चलो अल्लाह का शुक्र है, पक्की बात है। मजा आया या नींद आने लग गई थी बीच में? आई थॉट आई डिड अ गुड जॉब एट एक्सप्लेनिंग, आई होप सो एटलीस्ट। ओके,
या टाइम पास लाइक अ फ्लाई, इट रियली डिड। मैंने कहा था कंप्लीट करवा दूंगा, खैर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेट्स जस्ट डू ए 1 मार्क क्वेश्चन एंड देन लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, कैन यू डू दिस जल्दी से? Complete the diagram to show how the presence of ligands around an isolated transition metal affects the energy of d orbitals। तो कैसे कंप्लीट करेंगे इस डायग्राम को? ये दिखाया आइसोलेटेड ट्रांजिशन मेटल आयन और फिर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने नीचे रहते हैं, कितने ऊपर जाते हैं? हाउ मेनी विल स्टे डाउन, हाउ मेनी स्टिल विल गो अप? टेट्रा में 3 नीचे 2 ऊपर, बिकॉज यस टेट्रा में सॉरी 3 ऊपर 2 नीचे, यस। तो टेट्रा में 2 नीचे, यानी और कौन कौन से? 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3d z स्क्वायर, या जो भी d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर d z स्क्वायर। और जो 3 थे जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस थी, वो ऊपर उठ के चले जाएंगे। यस, एंड देन इन एन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जैक्ट इसका आपके पास ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये बच्चों वाला जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने यहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे कि ये आसान क्वेश्चन है, इसमें और कोई गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो लेवल दिखा रहे हैं आप, ये वाली, दिस शुड बी द सेम जो नीचे रह रहे हैं। ठीक है, और वो वाले जितने भी ऊपर हो रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू शो दैट्स नॉट अ कंसर्न कि इनको कितना डिफरेंस है, बट दिस शुड बी सिमिलरली एट द सेम लेवल। और बाकी आपने करेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऊपर करने और नीचे करने। ठीक है, अगर एग्जामिनर बोलता कौन कौन से ऊपर कर रहे हैं कौन कौन से नीचे करने हैं, तो उसके नाम भी लिखने होते हैं। इस केस में आपने नाम नहीं लिखने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। ठीक है, मैं ये लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ जो हूँ वो ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लिखने में भी मेरी बहुत जान लगेगी। एंड आई थिंक हमने कल बहुत क्लास में बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर लिया था। बेसिकली आज जो करना है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात है, इनके ये देखने के आंसर्स कैसे लिखने हैं ये देख लेते हैं, और फिर डिफरेंट वेरिएशंस कैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये रट के चल रहा हो तो ये वैसे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। तो भाई आपका आंसर क्या होना चाहिए? इन अ कॉम्प्लेक्स द डी सबशेल स्प्लिट्स इनटू 2 लेवल्स, चाहे वो ऑक्टाहीड्रल हो चाहे वो टेट्राहीड्रल हो। हमने देखा दोनों में ही 2 सबशेल्स में स्प्लिट करता है। टेट्राहीड्रल में dxy dyz dxz ये हायर एनर्जी हो जाते हैं, और ऑक्टाहीड्रल में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर हायर एनर्जी हो जाते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। लेकिन अगर एग्जामिनर जनरली पूछता है, उसने ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल का नहीं बोला है, तो आप लिखोगे भाई डी सबशेल स्प्लिट्स इनटू 2 लेवल्स। Electrons in the lower energy level absorb visible light of corresponding energy to jump to higher level। ठीक है, इसमें वर्डिंग्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर, ये याद रहे कि हमेशा लोअर एनर्जी वाले लेवल वाले ऊपर जाएंगे। ऑब्वियसली हायर वाले तो नीचे नहीं आएंगे ना खुद ब खुद। ठीक है, उनको तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, वो तो ऑलरेडी ज्यादा अच्छी जगहों पे है। तो लोअर एनर्जी वाले एनर्जी गेन करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी मतलब दे विल जंप टू द हायर लेवल। और ये भी याद रहे कि एनर्जी कोई भी नहीं बल्कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जंप, मतलब जो भी वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, डिफरेंस है बिटवीन द 2 लेवल्स, उतना ही एनर्जी गेन होगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वही होना चाहिए। एंड देन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर बीइंग एब्जॉर्ब। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में आपने हमेशा इंक्लूड करनी है कि भाई कलर हमें कौन सा दिख रहा है। कलर वो नहीं दिख रहा जो एब्जॉर्ब हुआ है, कलर वो दिख रहा है जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस कलर का जो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अच्छा, CuH2O6 2+ is pale blue but CuNH3 4H2O2 is deep purple blue। suggest a reason for this। तो क्या ख्याल आते हैं इसके लिए, हम क्या रीजन लिख सकते हैं 1 मार्क में? अमोनिया इज ब्लू है? नहीं भाई, क्या हो गया? अमोनिया इज ब्लू, डिफरेंट लिगेंड्स डिफरेंट रिपल्जन, नहीं, थोड़ा सा जनरलाइज करो। मुझे बताओ, कलर कॉम्प्लीमेंट्री है ना उसका जो अब्सॉर्ब हो रहा है, तो बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है कि कलर हल्का सा एब्सॉर्ब जो हो रहा है वो डिफरेंट हो चुका है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज पेल ब्लू, ये इतना अच्छा रेड को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा, whereas दिस वन ये डीप पर्पल ब्लू है। इसका मतलब क्या है? ये रेड को बड़ा अच्छा एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये क्यों रेड को एब्सॉर्ब कर रहा है और ये क्यों नहीं रेड को बड़ा अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब कर रहा है? द रीजन फॉर दैट इज कि इनके डेल्टा ईज डिफरेंट होंगे, द डिफरेंस इन एनर्जी इज डिफरेंट। ये एब्सॉर्ब कर रहा है वो वाले फोटॉन्स दैट आर इन द रेड वाले रीजन मोर, जब भी इसका करंट मच मोर डीपर ब्लू आ रहा है, whereas this one is not absorbing as many electrons in the red वाला region, therefore you see it as a blue। ठीक है, तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो
सो आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि द करस्पॉन्डिंग डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट, जो भी करस्पॉन्डिंग डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स वो डिफरेंट हो चुका है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, राइट? तो दे विल बी डिफरेंट एंड दिस, ये वाली स्पीशीज आपको नजर आ रहा है, दिस इज डीप पर्पल ब्लू, तो इसका मतलब है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री रेड ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एब्जॉर्ब हो रहा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलीज हो रहा है ना, तो पर्पल ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, रेड होगा, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऑपोजिट, red is being absorbed, that's why you're seeing purple and blue. Red and green are basically being absorbed very very well, ठीक है नी? So या फिर अगर श्योर नहीं हो, मैं इसके ऊपर एक हैक भी बताता हूँ, अगर इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट इज दिस, इधर क्या लिखें? So CuNH3 4H2O2 2 plus absorbed strongly in the complementary of deep purple blue part of visible spectrum. मतलब आप इसको ऐसे मॉडल कर दो कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेड यू जस्ट से कि जो भी ये कलर है जो आपको नजर आ रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट्री को वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है, देयरफॉर यू आर सीइंग दिस कलर, ठीक है? तो इसके अराउंड एक हैक मिल गई आपको, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, राइट? सो बेसिकली यू ऑल नो दैट इज ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू होती है आपके पास। तो अगर आपको ब्लू दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, रेड और ग्रीन बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो रेड और ब्लू बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और अगर आपको रेड दिख रहा है तो उसका मतलब है ग्रीन और ब्लू बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट? या तो आप इस तरीके से देख लो, या आप जो है वो ऐसे लिख दो, एक जो है वो होशियारी कर लो एग्जामिनर के साथ कि भाई अगर आपको डीप पर्पल ब्लू दिख रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इज बीइंग स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनर्जी डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है। Octahedral complexes of Cu2 plus with different ligands have different colors. Explain why. तो similar reasoning भी आप इसकी वैसी की वैसी ही दे दोगे कि भाई डिफरेंस इन सब में जो है वो डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स इज डिफरेंट बिकॉज देयर आर डिफरेंट ligands. For the different ligands you have different delta E's, difference in energy levels, therefore the observed color is different as different complementary colors are being absorbed. ठीक है नहीं? तो बस मैंने वही, अब देखो मैंने ये हैक इधर आपको इधर भी लिखना सिखा दी भाई, जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलीज हो रहा है, तो बस इसी तरह मॉडल करके लिख दो, क्योंकि अब हमें पता नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और क्या नहीं, तो हमने जो है वो जी अराउंड वर्क अराउंड करके लिया, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है? अब थोड़ा सा उसको हमने नॉन स्पेसिफिक टर्म्स में लेके, एग्जामिनर उसने कोई भी लिगेंड का बोल दिया, हमने बोल दिया भाई डिफरेंस इन डेल्टा ई इज डिफरेंट नाउ, तो देयरफॉर डिफरेंट कलर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है इसलिए वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है? तो इसे मैं रेडी समथिंग लाइक दिस आप कुछ करके लिख दो। अच्छा, कॉपर 1 एंड सिल्वर 1 सॉल्ट्स आर कलरलेस, सजेस्ट व्हाई। क्या बोला जा रहा है? कॉपर 1 एंड सिल्वर 1 salts are colorless, suggest why. Can you think why? ठीक है, ये नोट कर लो और फिर हम पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं, हो सकता है फिर उधर से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है? Cu प्लस और Ag प्लस, Cu प्लस Ag प्लस, ये रहा पीरियोडिक टेबल। Cu प्लस और Ag प्लस दोनों को देखो, इनमें क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से ये कलरलेस कंपाउंड्स दे रहे हैं आपको। कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, याद है कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? डू यू रिमेंबर? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन वाज Ar 4s1 3d9, राइट? यस। और Ag भी कॉपर के नीचे ही है, तो हमें पता है ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं, तो Ag भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? ये Ag होगा क्रिप्टॉन, इट शैल बी क्रिप्टॉन, and then this shall be 5s1 and 4d9, ठीक है? अब हमें पता है अगर सॉरी 4d9 क्यों कर रहा हूं मैं, माय बैड, 10 है, माय बैड, सॉरी गाइस, एक सेकंड, थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा, थोड़ा सा को अलाउ करो, 3d10 हो जाएगा, मैंने 1 लिख के उसको 9 कर रहा हूँ, बेवकूफ। अच्छा, ये हो गया। अब ऑब्वियसली जब Cu प्लस या Ag प्लस बनेगा तो क्या होगा? Cu प्लस या Ag प्लस में ये 4s1 और ये 5s1 इनमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा। वी नो दैट द ट्रांजिशन मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द s ऑर्बिटल फर्स्ट देन द d ऑर्बिटल, ठीक है? तो आपके पास ये बन गया, एंड यू कैन सी दैट दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d सबशेल। तो अगर कोई डिफरेंस आ भी रहा है, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस तो आ रहा होगा ना इन द d सबशेल्स,
there will be two splitting, there will be two distinct energy levels, split हो जाएंगे in two levels, but the problem is ऊपर वाली लेवल भी completely fill है, नीचे वाली लेवल भी completely fill है, इसीलिए क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन उठ के इस लेवल पे नहीं आ सकता है, कोई जगह ही नहीं है जाने की. So therefore no color is being absorbed and therefore no color is being released. आपको इसीलिए कलरलेस दिख रहे हैं. You cannot see what ये कैसे देख क्या होता है क्या नहीं होते. ठीक है, ऑब्वियसली कलरलेस होंगे इन एक्वियस सॉल्यूशन, वैसे वाइट होंगे, क्योंकि अगर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके पास व्हाइट लाइट ही आ जाएगी. ठीक, इज एवरीवन गेटिंग दिस? कोई प्रॉब्लम इसमें? स्कैंडियम के साथ भी सेम होगा, स्कैंडियम के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा. यस एग्जैक्टली. नो नो, अल्मा स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग हुई है अल्मा, लेकिन मेरा बच्चा अल्मा देखो, जो स्प्लिटिंग हुई भी है तो इसमें भी फुल है सारे के सारे ऑर्बिटल्स, इसमें भी फुल है सारे के सारे ऑर्बिटल्स, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है उसके आने की, ये ऑलरेडी भरा हुआ है, नीचे वाला भी कंप्लीटली भरा हुआ है. तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी गेन करता भी है तो ऊपर उठ के वो आ नहीं सकता, ऑलरेडी वहां पे उसकी जगह ऑक्यूपाइड है, कोई फ्री स्पेस है ही नहीं, कोई इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है ही नहीं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस रीजन ओवर हियर. ये आ गया आपका. Cu plus and Ag plus d orbitals are completely full. The electrons from the lower energy d orbitals cannot jump to higher energy incomplete d orbitals. Incomplete d orbitals नहीं, complete d orbitals. क्योंकि वो already complete है. ठीक है. अच्छा. Then this question: when water is added to concentrated aqueous cobalt 2 chloride, the color of the solution changes from blue to pink. Explain this observation. अच्छा. Water is added to aqueous cobalt 2 chloride. Cobalt 2 chloride कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहीड्रल या ऑक्टाहीड्रल? Cobalt 2 chloride, does anyone remember? It's a tetrahedral. याद है कोबाल्ट ऐसा था ना, it was something like this. ठीक है, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स था. yes, so this is a tetrahedral complex. जब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं तो what is happening, किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है ये, what is being converted to? ये टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कोबाल्ट 2 क्लोराइड किस चीज में तब्दील हो रहा है? Any ideas? Cu aqueous, yes. So this is being converted into CuH2O6. याद है, ligand exchange हो रहा है इधर, which is an octahedral complex. So ये जो आपके पास कोबाल्ट 2 क्लोराइड था, आपने इसके अंदर पानी डाला तो ligand exchange हो गया, chlorides got replaced by H2Os and आपकी configuration from a tetrahedral structure changed to an octahedral structure. और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू पिंक. बोल रहे हैं एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. नो इक्वेशन इज नीडेड, मतलब लिगेंड एक्सचेंज की इक्वेशन आपको देनी जरूरत नहीं है, टेंशन ना लें, बट यू शुड इंक्लूड रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बिटवीन ऑर्बिटल्स इन योर आंसर. तो इसका भी मॉडल आंसर देख लेते हैं. 3 मार्क का सवाल है और इतनी सारी जगह दी हुई है, तो भाई लाइनें तो भरनी है हमको, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई हम इसकी लाइनें कैसे भरेंगे. कोबाल्ट मैंने Cu लिख दिया, सॉरी माय बैड, सॉरी बोल रहा ना, दिमाग नहीं चल रहा आज सबका. तो कोबाल्ट सही है. अच्छा, हम अगर इसका आंसर लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसा इसका आंसर होगा. ठीक है, अ लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिखाना है कि भाई मैं समझ चुका हूं कि लिगेंड एक्सचेंज हो गया है. अगर आप ये बात नहीं समझते तो आप फिर नहीं डिड्यूस कर पाओगे कोबाल्ट 2 क्लोराइड का कलर भी चेंज कर रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. और याद करो ब्लू टू पिंक, ये हमने याद किया, ये कब होता है, जब कोबाल्ट 2 क्लोराइड को COH2O बनता है. हमने बेसिकली COH2O को कन्वर्ट किया था कॉन्फिडेंट HCl से, और मैं बोला था पानी डालोगे तो वापस ले जाएगा, तो ये वो पानी डालने के बाद वापस जो चीज हो रही है ये है. ठीक है, सो वी नो दैट अ लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस. द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंजेस फ्रॉम टेट्राहीड्रल टू ऑक्टाहीड्रल and therefore the splitting of the 5d orbitals in two energy levels becomes opposite. क्यों? Because tetrahedral में क्या थी, XY, YZ और XZ, ये तीनों हायर एनर्जी होते हैं इन टेट्राहीड्रल बिकॉज दीज पॉइंटेड बिटवीन द एक्सिस, और टेट्राहीड्रल में बिटवीन द एक्सिस ज्यादा रिपल्जन होती है. Whereas in octahedral में क्या होता है, octahedral में रिपल्जन होती है
along the axis, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर ये होगा कि जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था और जो dz स्क्वायर था वो अब ऊपर हो जाएंगे और dxy dyz और dxz नीचे हो जाएंगे। तो टेट्राहीड्रल में ये xy yz xz ये ऊपर थे, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल में ये शिफ्ट हो जाएंगे और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्क आया है। ये फर्क आने की वजह से क्या हुआ, देयर इज बिकम्स अ डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स, एक डिफरेंस आ चुका है एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। एंड सो द कलर ऑफ लाइट बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड चेंजेस, या इसको लिख दोगे द कलर बीइंग एब्जॉर्ब्ड चेंजेस एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर बीइंग रिफ्लेक्टेड चेंजेस, ठीक। तो आपको ये 3 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसमें से एक मार्क ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लो भाई लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। जिस बच्चे ने लिगेंड एक्सचेंज आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसका मतलब है क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ, राइट। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई टेट्राहीड्रल टू ऑक्टाहीड्रल जा रहा है और आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं दे विल बिकम ऑपोजिट, ठीक है। वो ऑपोजिट हो जाएंगी, जो आपकी जो स्प्लिटिंग हो गई है अब वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। एंड देन देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स and therefore the light color of light being absorbed and reflected changes। समझ में आया ये, कोई प्रॉब्लम इसमें?